फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मैंने वादा किया था, इस वादे को तोड़ने वाले नहीं हैं। पिछली वीडियो में थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए दोबारा वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपका एग्जाम सुपर डुपर और सुपर से भी ऊपर जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आ चुकी है सलोनी वर्मा आप सभी के लिए वीडियो लेके पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज। आज हम कंप्लीट कर देंगे वन शॉट क्वेश्चन आंसर्स। और दोस्तों, बने रहिएगा चैनल पर। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले क्या कह रहे हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र को प्रशासनिक प्रणाली और राजनीतिक रूप से अपभ्रंश ग्रंथ के रूप में माना जाता है। इनके विचार लोक प्रशासन में किस प्रकार से योगदान देते हैं? दोस्तों, कौटिल्य की बात की जा रही है। कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इन तीनों ही नामों से संबोधित किया जाता है। उनकी चतुरता तो कितनी ज्यादा मशहूर है। अब ये बोला जा रहा है कि भाई जो उनके द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र है उसके द्वारा लोक प्रशासन है क्या? दोस्तों, लोक प्रशासन कोई अभी अभी आई नई चीज नहीं है। लोक प्रशासन प्राचीन समय से चलती आ रही है, जिसमें आप देखने वाले हो यूनान में, मिस्र में, चीन में ये लोक प्रशासन स्टार्टिंग से ही था, जिसे पहले से ही अपनाया गया था। हाँ, ये बात अलग है कि धीरे धीरे इसमें परिवर्तन किए गए और इसे धीरे धीरे चेंज करके अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया गया। तो हम ये नहीं बोलने वाले कि लोक प्रशासन कोई नई चीज है। लोक प्रशासन में क्या सोचेंगे दोस्तों? लोग यानी जनता। तो लोगों के लिए किए जाने वाला कार्य, इसमें हम जनता को सर्वोच्च मान के उसके हित के लिए जो कार्य करते हैं। कौटिल्य का ये मानना है, कौटिल्य बोल लो, चाहे विष्णुगुप्त बोल लो, चाहे चाणक्य बोल लो, तीनों एक ही नाम है। इनका ये मानना है कि अगर किसी को भी राजा बनाया जाए तो उसके अंदर वो योग्यता भी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर किसी को आपका टीचर बनाया जाए तो भाई उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। जस्ट वैसे ही ना, सेम हेयर ये माना जा रहा है कि अगर कौटिल्य को क्या बनाया गया है, कौटिल्य बोला अगर किसी को राजा बनाया जाएगा तो उसमें वो प्रतिभा, वो कौशल, वो शूरवीरता और वो धैर्य और वो सारे गुण होने चाहिए जो कि एक राजा में होने चाहिए। दोस्तों, आप देखोगे लोक प्रशासन का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, एंशिएंट टाइम से ही देखने के लिए मिलता है आपको। इसकी शुरुआत मैंने आपको बताया था यूनान में देखने के लिए मिलेगी, मिस्र में, रोम में जैसी सभ्यताओं में देखने के लिए मिलती है। इसके साथ साथ जहां लोगों के लिए कानून बनाया जाता है। लोक प्रशासन में है क्या दोस्तों? लोगों के लिए बनाए गए कानून, लोगों के लिए न्याय करना, जस्टिस करना, उनके कल्याण के लिए, उनके बेनिफिट के लिए सोचना, इसी को तो लोक प्रशासन कहा जाएगा। सिंपल है सब कुछ। इसके बाद क्या आप देखोगे यहाँ पे कि व्यवस्था, न्याय बनाए रखने के लिए प्रशासन की योजनाएं बनाना और बाद में इस प्रणाली को रोमन कैथोलिक चर्च और बिजांतीन साम्राज्य ने अपनाया। अगर कोई चीज अच्छी लगेगी तो कोई भी इजीली अडॉप्ट करना चाहेगा। मान लीजिए आपको आपकी फ्रेंड का पर्स पसंद आ गया तो आप क्या करोगे? वैसा ही एक पर्स लेके आ जाओगे। जस्ट वैसे ही दोस्तों, अगर किसी भी कंट्री का कोई भी शासन या रूल का सिस्टम पसंद आता है तो उसे अडॉप्ट कर लिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बता रखा है कि भाई रोमन ने भी, कैथोलिक चर्च में भी इसे अपनाया गया था। किसे अपनाया गया था? लोक प्रशासन की नीति को अपनाया गया था। सिंपल एकदम, ठीक है। इसके बाद क्या है? यूरोप को शाही परिवार में आधुनिक संस्थाओं की नींव रखी। इसमें आज के शासन व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यानी यूरोप में जो शासन व्यवस्था है ना, इसे रीढ़ माना गया। रीढ़ क्यों माना गया? जनता ही खुश नहीं है, जनता के लिए ही कार्य हो रहे हैं, जनता के लाभ के लिए ही हो रहे हैं। अगर जनता खुश नहीं है तो सरकार डूब जाएगी, जनता विद्रोह कर देगी, बगावत होगा, रेवोल्यूशन होगा और क्रांति होगी ना। सही बोला आप लोगों ने। इसके बाद क्या है? लोक प्रशासन का जनक जो है विंडरो विल्सन को माना जाता है। ये बोला जाता है कि भाई इनके द्वारा ही लोक प्रशासन दिया गया। लोक प्रशासन कहीं ना कहीं एक स्वतंत्रता है। इसमें लोग अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं, लोगों की सेवाओं के बारे में और लोगों के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं के बारे में विचार और विमर्श किया जाता है। इसमें आप देखोगे एक लेख में पहली बार ही विषय के रूप में बता दिया गया था। इन्होंने अपने एक लेख में आप देखोगे 1887 में एक लेख लिखा था, लोक प्रशासन पे लिखा था, द स्टडी
ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे एक लेख लिखा, पहली बार लिखा, और उसके अंदर लोक प्रशासन का वर्णन किया। दोस्तों अब हम समझेंगे कि लोक प्रशासन को किस तरीके से बताया गया है कौटिल्य के थ्रू। तो आप देखो, पहले तो ये मानना था कौटिल्य का कि भाई लोक प्रशासन ना कहीं शरीर के 7 अंगों के बराबर है। ऐसे बॉडी का हर एक ऑर्गन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखें जरूरी है ही है। हमारे बॉडी का ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो कि ऐसे ही भगवान ने बनाया हो, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर है दोस्तों। तो इन्होंने बोला ये जो सिर वाला पार्ट है ना, उसे ये बोल दिया कि भाई ये ना राजा है। क्या है ये? राजा। राजा क्या करता है? जस्टिस करता है, न्याय करता है। इसके साथ साथ क्या करता है दोस्तों? इसके साथ साथ जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। तो सरदार बोल सकते हैं, है ना, जो कि हर एक चीज के निर्णय को लेता है। इसके बाद आते हैं अमात्य। अमात्य दोस्तों यानी कि मंत्री। मंत्री को बोला गया है आंखें। जैसे कि हमारी आंखें हमें बता देती हैं कि भाई वो जगह ठीक है या नहीं है, वो जैसे चीज हमें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। मान लीजिए कोई आइटम खाने का है, आपने देखा कि बहुत ही गंदे तरीके से वो इंसान बेच रहा है, क्या खाना चाहेंगे? नहीं खाना चाहेंगे। आप खुद अपनी हेल्थ के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, है ना। सेम हियर, अगर लगता है कि भाई साम्राज्य के अंदर किसी भी तरीके की गड़बड़ी है या फिर कुछ ऐसा है जो कि राजा के खिलाफ जा रहा है, तो ये कौन बताएंगे? मंत्री। यानी मंत्री सलाह देंगे, एडवाइस देंगे और बताएंगे कि व्हाट शुड वी डू इन अ बेटर, है ना। ऐसा क्या किया जाए जो कि बेटर होगा फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन, है ना, अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए, वो बताएंगे उसके बारे में। और एम्पायर के लिए, साम्राज्य होते थे पहले के टाइम पे, तो ये राजा को बताने का काम कौन करेगा? मंत्री करते हैं, अमात्य करते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है जनपद। क्या आता है दोस्तों? जनपद। चलिए समझते हैं इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से, और ताकि आप सभी को एकदम एक बार में ही समझ आ जाए। दोस्तों इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ये मेरा दावा है। मगर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा यार दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ध्यान से बनाई जा रही है आप लोगों के लिए। तो आपको समझ आ गया था भाई, राजा, राजा जिसे हमने सर माना, हमारा हेड माना, उसकी बातों को सर्वोच्च माना। इसके बाद आए मेरे प्यारे दोस्तों मंत्री। मंत्री को आंखें माना, जो कि चीजों को देखेगा, निगरानी करेगा। अगर लगता है कोई काम ठीक से नहीं हो रहा तो उसके बारे में राजा को बताएगा और सलाह देगा। इसके बाद आता है दोस्तों जनपद। जनपद दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए, जन मतलब जनता, पद मतलब जहां पैर रखे। जनता जहां पैर रखती है, बसावट होती है, और वही जनता पॉपुलेशन रहना शुरू कर देती है, इसी को जनपद कहा जाता है। जनपद दोस्तों अगर बोला जाए तो बहुत सारे थे, बट कुछ प्रसिद्ध जनपदों को बता देती हूँ आप लोगों को। कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती, गंधर्वज्जी, कुछ बता दिया मैंने आप लोगों को। तो जनपद क्या होता है? जनपद जहाँ पे लोग रह रहे हैं, एक समूह है। तो आपको ये समझ आ रहा है कि ये हमारे बॉडी के पार्ट्स के थ्रू कैसे चीजों को समझाया जा रहा है दोस्तों। तो ये जनपद क्या है दोस्तों? ये हमारे पैर, इसे मैंने आंखें बताया था आपको कुछ टाइम पहले, ये वाला, और राजा को क्या बताया था? सिर बताया था। तो दोस्तों पैर क्यों बोला गया? अच्छा ये बताओ, हमारे बॉडी के अंदर पैर बहुत जरूरी है नहीं? हमारे लेग्स जरूरी है ही खड़े होने के लिए। अगर किसी के राजा, जो राजा है, अगर वो चाहता है कि भाई उसका शासन एकदम स्थिर रहे, जनता खुश रहे, और राजा का जो साम्राज्य है वो धीरे 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 और ज्यादा प्रसिद्ध और पॉपुलेटेड होता जाए दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में क्या चाहिए? जनता का प्यार, लोगों का प्यार। जैसे मुझे YouTube पर आपका प्यार चाहिए दोस्तों, जल्दी से कर लीजिए ना वीडियो को लाइक, है ना। तो वैसे ही जस्ट करना है यहाँ पे। तो जनपद यानी पैर जो स्टैब्लिश करते हैं चीजों को। तो पैर भाई स्थायी तौर पे राजा की गद्दी को बनाए रखते हैं, इसलिए जनपद जनता को बताया गया है। रखा है आपको दुर्ग। अब दुर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों? जहां पे लोग रह रहे हैं बेसिकली वो हथियार के समान है। किसके समान है? हमारे हथियार के समान है। कोष यानी खजाना, जहां पे राजा का अमाउंट होता है, जहां पे राजा खजाने को भरपूर मात्रा में रखता है, तो वो जनता के मुख के समान है। क्यों समान है दोस्तों? क्योंकि उसी खजाने से जनता का पालन पोषण होने वाला है, और उसी पैसे को खर्च करके जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएंगी। तो इसलिए बता रखा है। अब देखो इसे लिख रखा है, ये होता है दोस्तों, यहाँ पे हम बोलेंगे दंड की बात करने वाले हैं।
ये जो दंड है, दंड यानी सेना, यानी ये हृदय है, ये मन है। अगर सेना मजबूत होगी तो इससे अच्छा ये रहेगा, जैसे सेना मजबूत है तो हम बोल सकते हैं कि हमें डर नहीं होता, हमें भय नहीं होता। तो सेना को कहीं ना कहीं हृदय और मन के थ्रू बताया गया है। आप देखोगे मित्र जिसे लिख रखा है, यानी मित्र। इसमें बता रखा, चाणक्य का ये कहना था कि भाई क्या करना है आपको, जो राजा है, राजा को दूसरों से भी, दूसरे राजा के मान लो जो दोस्त हैं, उनसे संबंध भी रखने चाहिए। अगर वो उसके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई साजिश करता है तो वो उसे इंफॉर्मेशन दे सके, वो उसे बता सके कि भाई ये कैसी साजिश है, ताकि वो शत्रुओं से सावधान हो सके। तो इसीलिए ये कान के समान है, जो कि इन्हें इंफॉर्मेशन देंगे, बताएंगे कि साम्राज्य के खिलाफ किस तरीके की षड्यंत्र गड़बड़ी रची जा रही है। दोस्तों अगर गुप्तचर की बात की जाए, गुप्तचर वो होते हैं जो कि गुप्त बातों को बताते हैं, सीक्रेट बातों को बताते हैं। जैसे आपके दोस्त आपको बड़े ही प्यार से बातों को बताते हैं और कहते हैं प्राइवेट रखना, जस्ट वैसे ही दोस्तों यहाँ पे गुप्तचर होते हैं जो कि चीजों को प्राइवेट में रखते हैं। दोस्त बोल रहा है आधुनिक लोक प्रशासन के सिद्धांतिक विकास की यात्रा का अवलोकन कीजिए। दोस्तों अगर बात करें ना लोक प्रशासन की, तो देखिए लोक प्रशासन जो आधुनिक तौर पे समझ रहे हैं, लोक प्रशासन तो प्राचीन समय से ही था, आपको समझ आ चुका था वाली बात, यानी यूनान, मिस्र, रोम, इन जगहों पे पहले से ही देखने के लिए मिलता है। लोक प्रशासन में हाँ सुधार किया जाता है, ये एक अध्ययन का विषय रहा है। इसे देखा जाता है जब से मनुष्य आया और मनुष्य ने डिसाइड किया कि अब हमें जो जीवन जीना है ना, वो एक सभ्य तरीके से जीना है, तब से ही लोक प्रशासन को और सभ्य तरीके से अडॉप्ट किया, तब से ही लोक प्रशासन आ चुका था। दोस्तों लोक प्रशासन में हम विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी के बारे में सोचते हैं और नई नई तकनीकों का उपयोग करने के बारे में सोचते हैं। इसमें हम सोचते हैं कि जनता को किस तरीके से लोक प्रशासन का लाभ दिया जा सकता है। तो दोस्तों समझते हैं, इसे जो है 5 चरणों में बांटा जाता है। इन 5 चरणों को समझने का प्रयास करते हैं। आप देखोगे कि 1887 से 1926 में राजनीतिक प्रशासन इस चरण की शुरुआत विंडेरो विल्सन ने लोक प्रशासन के चरण की शुरुआत की थी और इन्हीं को लोक प्रशासन का जनक फादर भी कहा जाता है। आगे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हुई थी, उनकी पुस्तक थी, जो उनका लेख था ऐतिहासिक, उसमें इन्होंने लिखा था और इन्होंने यह विचार दिया कि प्रशासन को राजनीति से अलग रखो, क्योंकि प्रशासन और राजनीति को एक में मिक्स ना करो, ताकि भ्रष्टाचार ना हो, जनता की भावनाओं से किसी तरीके का खिलवाड़ ना हो और जनता के लिए टाइम टू टाइम बोल सकते हैं अच्छे अच्छे बेनिफिट्स, कल्याणकारी योजनाएं लेके आ सके और वैज्ञानिक, व्यवहारिक और निष्पक्ष तरीके से करना कार्य को। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में लोगों को बेनिफिट दिया जाता है, जस्ट वैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर आप जानते हो दोस्तों, बताने की जरूरत तो है ही नहीं, यानी जो सार्वजनिक जगहें होती है, बोल सकते हैं अस्पताल हो गए, सरकारी स्कूल हो गए, कई सारी जगहें हैं, वहां पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें भी चेंज करने की जरूरत है, ताकि वो और अच्छे से बोल सकते सुधार आ सके उसके अंदर। आगे समझते हैं। द्वितीय चरण में आप देखोगे 1927 से 1937 की बात करने वाले हैं। प्रशासन के सिद्धांत का एक काल है। ये वह समय था जब लोक प्रशासन को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में स्थापित करने की कोशिश की गई थी। ये सोचा गया कि विज्ञान के तौर पे लोक प्रशासन को अपनाया जाए और अच्छे से वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाए। तीसरे चरण में आप देखोगे बेसिकली इसके अंदर दोस्तों कि 1938 से 1947 चुनौती एवं आलोचनाओं का काल था। इस टाइम लोगों ने काफी आलोचनाएं की थी लोक प्रशासन को लेके, परंतु लोक प्रशासन को आप जानते हो लोक प्रशासन में कुछ कमियां भी होती हैं, तो उसमें सुधार करना भी आवश्यक हो जाता है। चतुर्थ चरण में आप देखोगे 1948 से 1970 का दशक है दोस्तों। इसमें आप देखोगे असीमित संकट, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही थी, बट उन सब का मिल के ही निपटारा करना अत्यंत आवश्यक हो चुका था। और पंच चरण में आप देखने वाले हो जो 1970 के दशक से आगे के टाइम पीरियड का था दोस्तों। इस समय तक प्रशासन में परिपक्व अनुशासन था। अब आ चुका है कि भाई प्रशासन में और अच्छी अच्छी नीति लेके आ चुके हैं, परिपक्वता लेके आ चुके हैं। ये नहीं कि चीजों को बस ऐसे ही दे दिया, उसके पीछे कोई रीजन दिया गया, लोगों को सच में जो लोगों ने क्वेश्चन किया उनके
प्रति जवाबदेही हुआ गया, जनता की बातों को अनसुना नहीं किया गया, तो यही लोक प्रशासन में परिपक्वता आई कहीं ना कहीं। और जो अब अन्य विषय जैसे कि राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, प्रबंधन के ज्ञान का भंडार है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, सुशासन है क्या? सुशासन वो शासन होता है इसमें हम बोल सकते हैं कि जो सरकार है, सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि भाई जनता के लिए क्या रहे, वो ईमानदार रहे, है ना। सुशासन वो जिसमें जनता खुश रहे, जनता के प्रति ईमानदारी हो और जनता के प्रति जवाबदारी हो, यानी जनता को क्या दिया जाए, जवाब दिया जाए, जवाबदेही होने चाहिए। इसके साथ साथ जनता की क्या करनी चाहिए दोस्तों, आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। किसको? आकांक्षाओं को पूरा करना, इसमें आप देखोगे। इसके अलावा क्या है, जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें बेखूबी निभाना। क्या करना? जिम्मेदारियों को निभाना, तभी तो एक अच्छा शासन कहलाएगा। तो दोस्तों आपको क्या समझ है, सुशासन वो है जिसमें सरकार जो है सही तरीके से शासन करे, जनता के प्रति ईमानदारी रहे और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे और जनता की आप देखोगे जो भी जिम्मेदारियां हैं उसे सही तरीके से निभा सके। तो यही तो सुशासन है। और सुशासन में क्या होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता क्या होती है दोस्तों, यानी ये देख सके जनता कि सरकार जो है, कौन, ये सरकार है वो जनता को कितना सर्वोच्च मानती है। तो यानी सरकार और जनता के बीच में कुछ भी ना छुपे, क्योंकि जनता सरकार के वैसे कायम है, तो इसीलिए उसके बारे में ज्यादा ध्यान देना। और इसके साथ साथ ईमानदारी हो, भ्रष्टाचार ना हो, और इसमें आप देखोगे लोगों के प्रति जवाबदेही रहना, लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना। तो इस तरीके से आपको इसे एक्सप्लेन करना है और शॉर्ट नोट में आएगा दोस्तों, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करेंगे नारीवादी के विचार क्या होते हैं। दोस्तों नारीवादी, अब बात किसी करने वाले हैं हम यहाँ पे, नारीवादी। नाम से ही समझ आ रहा है यहाँ पे नारीवादी वो होते हैं जो कि स्त्रियों के बारे में विषय को उठाते हैं। इनका कहना होता है कि प्राचीन समय से तो कब से महिलाओं का शोषण होता आ रहा था, तो इनके हितों को आगे लेके आया जाए, क्योंकि शुरुआत से ही समाज जो है पितृसत्तात्मक था, पुरुष प्रधान था, पुरुषों का वर्चस्व था। तो क्यों ना जो महिलाओं को बस यहाँ तक सीमित रखा था कि महिलाओं को लिंग के आधार पे बस एक ग्रस्त जीवन जीने के लिए छोड़ दिया गया था। ये सोचा गया था कि महिलाओं को क्या करना है, लड़कियों को घर का कार्य सिखाना है, उसके बाद उनका विवाह कर देना है। तो यहाँ तक जीवन सीमित ना करके ये देखना कि महिलाओं का जीवन ये है कि वो आगे पढ़ भी लिख सके, परिवार का पालन पोषण तो करना अलग बात है, परंतु अपने देश की प्रगति में उन्नति कर सके। जब एक लड़की घर चला सकती है तो देश क्यों नहीं चला सकती दोस्तों। तो इसके बारे में नारीवादियों का कहना है। स्टार्टिंग में महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। आप देखोगे पहले महिलाओं को ये माना गया कि वो घर परिवार के अंदर ही रहेंगी, दूसरा उन्हें शिक्षाओं से वंचित कर दिया गया, और उन्हें ये लगा कि हाँ सच में जो ये बाउंड्री बना रखी ना उसी में मुझे रहना है, और वो अपनी उम्मीदों अपनी इच्छाओं को तो भूल ही चुकी थी। उन्हें यही नहीं पता कि उनके क्या अधिकार है। तो इसीलिए कुछ विचारक आए, सुधारक आए, जिन्होंने महिलाओं के सुधार के लिए आवाज उठाई। उसमें से सबसे प्रमुख विचारकों में राजा राम मोहन राय आते हैं, जो कि महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के सुधार के लिए काफी आवाज उठाते हैं। और उनका कहना होता है कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया जाए, सती प्रथा को समाप्त किया जाए, बाल विवाह जो है इससे खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए, और इसके साथ साथ विधवा पूर्ण विवाह को समर्थन दिया जाए। फिर ऐसे ही आप देखोगे ज्योतिबा फूले आते हैं, उनका भी यही कहना होता है भाई जो दलितों के आधार पे लोगों को उनके कास्ट के आधार पे क्यों बांटा जा रहा है, महिलाओं को पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है, इन्हें भी आगे लेके आओ, है ना। तो ये भी इन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। सावित्रीबाई फूले जो कि भारत की पहली शिक्षिका थी, इनके द्वारा लड़कियों को पढ़ाया जाता है, शिक्षित किया जाता है, और उनके लिए नए नए कदम उठाए जाते हैं। इनका लड़कियों की शिक्षा में बहुत ही बड़ा योगदान होता है दोस्तों, देखने के लिए आपको मिलता है। इन्हें भी निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है पहले के टाइम पे, परंतु ये हार नहीं मानती हैं, और उसके वजह से ही आज लड़कियां पढ़ और पढ़ा पा रही हैं और देश और प्रगति की उन्नति में आगे बढ़ पा रही हैं। तो आपको ऐसे बताना है ये
नारीवादी होते हैं दोस्तों। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट और क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब समझते हैं कौन से क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। नवलोक प्रबंधन नवलोक सेवा में अंतर क्या है। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही थोड़ी सी भी तो जल्दी से कीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, आप सभी के लिए वीडियो बनाई जा रही है स्पेशली। तो नवलोक प्रबंधन नवलोक सेवा, नवलोक प्रबंधन दोस्तों वो है जिसमें ये सोचा जाता है कि जनता को, बोल सकते हैं कि जनता को परिणाम पर जोर देना, यानी काम तो करो, काम तो करना ही है परंतु ऐसा कार्य करना है कि उसका रिजल्ट अच्छा हो, यानी उसका परिणाम अच्छा हो, इस पे जोर दिया जाता है। आप देखोगे नवलोक प्रबंधन में नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं, नई नई तकनीकों का उपयोग किया जाता है, उस पे जोर दिया जाता है। इसके साथ साथ दक्षता, यानी कार्य कितने अच्छे तरीके से हुआ है और उसे कितने नीट और क्लीन तरीके से किया गया है, उसमें किसी तरीके की कसर तो नहीं छूटी, इन सब चीजों पे भी ध्यान दिया जाता है। साथ में कार्य तो ठीक हो रहा है, इनमें इनका मोटिव होता है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में लोगों को बेनिफिट होता है, लोग पसंद करते हैं प्राइवेट जगह पे से, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पसंद करते हैं। तो क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वहां पे ऐसा लगता है कि उस बच्चे को ज्यादा आएगा, वहां फैसिलिटी ज्यादा है। इन अपोजिट वे गवर्नमेंट सेक्टर को लोग क्यों नहीं पसंद करते? क्या पता वहां के कर्मचारी अच्छे ना हो, क्या पता पोलाइट वे में ना पढ़ाते हो, क्या पता रूड बिहेवियर हो। तो इनका ये मानना होता है कि नवलोक प्रबंधन को चेंज करना है, प्राइवेट सेक्टर की तरह, काम प्राइवेट की तरह हो परंतु निःशुल्क हो, बिना पैसे के हो। सरकार ये करना चाहती है इसके अंतर्गत। इसमें क्या है, निजी क्षेत्र, जैसे निजी क्षेत्र है, जैसे प्राइवेट सेक्टर है, उस पे बनाने पर जोर दिया गया है। तो दोस्तों देखो, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो जीवन में कॉम्पिटिटर होना जरूरी है। एक ऐसा इंसान जो कि कंपटीशन की भावना रखे आपसे, तो मन में ये आएगा कि उससे आगे बढ़ना है, उससे बेटर करना है। जब ऐसा होगा तो आपकी कोई भी स्किल हो, चाहे आपका एजुकेशन एरिया हो, चाहे आपका वर्किंग प्लेस हो, आपका बेस्ट लेवल ही होने वाला है। तो यही बता रखा है नवलोक प्रबंधन में, यह कोशिश करना कि प्राइवेट सेक्टर से अच्छा कार्य करना है। इसके अलावा जनता को केंद्र में रखना, प्रशासन में रखना, जनता ही प्रमुख है, जनता को ग्राहक ना मान के देश का नागरिक मानना। इसमें अपोजिट डिफरेंस देखोगे दोस्तों, इसमें अंतर क्या है? तो अब देखोगे नवलोक सेवा, दोस्तों वो एरिया जहाँ पे जनता की सेवा की जाती है, जनता के कल्याण के बारे में सोचा जाता है। तो यहाँ पे जन सेवा पर जोर दिया जाता है, जनता की सेवा पर जोर दिया जाता है। इसमें लोकतांत्रिक भागीदारी, हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी जनता की वजह से ही बनी रहती है ना। यहाँ पे लोग को ही तो प्रमुख माना जाता है लोकतंत्र में, है ना, लोग के लिए, लोग के द्वारा बनाया गया तंत्र। तो इसमें जनता की भागीदारी को सर्वोच्च माना जाता है। दोस्तों नैतिकता, इसमें नैतिकता पारदर्शिता पे जोर दिया जाता है। इसमें कार्य को बहुत अच्छे से करना होता है परंतु जनता को दिखाना है कि किस तरीके से कार्य को किया जा रहा है। इसमें नागरिकों का सम्मान, हर एक नागरिक का सम्मान करना है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग का समुदाय हो, सभी एक है। हम भारतीय हैं, हमारी पहचान ये है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए अब इसे समझते हैं, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अब इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। नौकरशाही जो शब्द है ना, ये फ्रांस से आया हुआ एक शब्द है जिसे ब्यूरो कहा जाता है और ये यूनानी शब्द जिसका अर्थ होता है शासन। किसी भी देश में शासन करने की व्यवस्था को शासन बता रखा है और इसका सामान्य अर्थ है डेस्क, सरकार, कानून व्यवस्था। नौकरशाही जिसमें आप देखोगे सरकार के अंग, सरकार सारे कार्य स्वयं नहीं कर सकती है, उसीलिए सत्ता को बांटना, पावर को बांटना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसे आप जानते हो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका कानून का निर्माण कर रही है, कार्यपालिका उसे लागू कर रही है और न्यायपालिका न्याय कर रही है, जस्टिस कर रही है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप देखोगे देश में प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, तो कई सारी शक्तियों को, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि कोई
भी एक अंक किसी भी बोल सकते हैं किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार ना करे या फिर अपनी शक्तियों का गलत उपयोग ना करे। इसीलिए दबाव बनाए रखने के लिए सरकार की शक्तियों को बांटना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसे आपने देखा है दोस्तों, नौकरशाही में आईएएस, आईपीएस, टीचर, वकील, कर्मचारी ये सभी आते हैं नौकरशाही के अंतर्गत। और आप देखोगे मैक्स वेबर का ये कहना है परंपरावादी सत्ता, जो रीति रिवाज है उनके अनुसार ही चलना, इसके साथ चमत्कारी सत्ता, सत्ता का सही तरीके से उपयोग करना। एक व्यक्ति अगर सत्ता का सही तरीके से उपयोग करे, अगर वो कौशल हो, तो सत्ता का काया पलट हो जाता है। इसके अलावा कानूनी सत्ता, कानून सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म, लिंग, जाति का हो दोस्तों, तो कानून को सर्वोच्च माना गया है इसके अंदर। आप देखोगे नौकरशाही में मैक्स वेबर का ये कहना है कि जो कार्य है ना वो किसी एक पे ही थोप ना देना, किसी एक इंसान को इतना काम दे देना कि वो बेचारा अकेले ना संभाल पाए, परंतु उसी काम को अगर सबको बांट दिया जाएगा तो वो कार्य उचित ही, पक्का, सही, अच्छा और परफेक्ट होने वाला है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, मेरा वादा भी कंप्लीट जो मैंने आपसे किया था। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।